हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम फिर अपने बीएसटी का चैप्टर कर रहे हैं फिफ्थ, बट आज 11th का चैप्टर नहीं है, क्लास 11th का नहीं। आज ये वीडियो जो आई है क्लास 12th के लिए है। हाँ, अब आपकी क्लास 12th की भी बिजनेस स्टडी स्टार्ट हो गई है चैनल पे। तो जो भी आपके सीनियर्स हैं, आपके फैमिली में हैं जिनके जो क्लास 12th में, उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और अब ये चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है फिफ्थ चैप्टर आपका पार्ट ए का। 12th वालों के जिनके पास बीएसटी की बुक है उसमें दो पार्ट्स हैं आपके, पार्ट ए और पार्ट बी। एक में 8 चैप्टर हैं और एक में आपके 4 चैप्टर हैं। तो आज हम पार्ट ए का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका मिनिमम 8 मार्क्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। पहले तो इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ समझते हैं क्या है। देखो, आपका जो पार्ट ए है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर है? मैनेजमेंट के ऊपर, कि जो मैनेजमेंट है वो कैसे करते हैं, उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, उसके क्या फंक्शन होते हैं। तो उसी का जो सेकंड फंक्शन होता है वो होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से पहले जो आपका फंक्शन है और वही आपका चैप्टर है वो है प्लानिंग, और इसके बाद आपका आता है स्टाफिंग। तो पेपर में ये भी एक एमसीक्यू बन के आ सकता है कि प्लानिंग के बाद क्या जो भी नेक्स्ट आपका स्टेप होता है या फंक्शन होता है वो बिजनेस में, मैनेजमेंट में क्या होता है। तो आपका आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग। अब समझो इसका मीनिंग। एक बात जब हमने क्लास 11th की भी बीएसटी की थी उसमें भी एक बात की थी कि और जब आपको मीनिंग समझ आ जाएगा ना किसी भी टॉपिक का, तो आपको उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस या प्रोसेस बहुत इजीली समझ आते हैं। तो मीनिंग को करते हैं पहले अच्छे से। देखो क्या मीनिंग है। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाई। जो वर्ड मैं मेंशन यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वही आगे जाके आपके फीचर्स और प्रोसेस में काम आएंगे। तो देखो, पहला है आइडेंटिफाइंग, ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब पहले इतना समझते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम किसी भी मैनेजर के लिए जो भी अपना बिजनेस चला रहा है उसे ये पता होना चाहिए कि मेरे को यहाँ काम करना क्या है। आइडेंटिफाई, मान लो आपके घर में शादी है तो आपको पहले यहाँ जो भी आपने मैरिज इवेंट के लिए ऑर्गेनाइज़र बुलाए हैं, ऑर्गेनाइज़र वर्ड से ही ऑर्गेनाइजिंग बना है, तो उनको सबसे पहले ये देखना होता है कि जो मैरिज है वो कहाँ पे है, किस एरिया में, कितना बड़ा काम है। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे। मैरिज का फंक्शन है, मेहंदी का फंक्शन है, कोई और फंक्शन है, सबसे पहले काम है आइडेंटिफाई करना। अब एक चाहे बिजनेस हो चाहे आपके घर में कोई फंक्शन हो, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है। बिजनेस में देखो, प्रोडक्शन करना है, सेल करना है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, परचेज है, इतने सारे काम है। ऐसे ही कोई भी फंक्शन होता है उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ग्रुपिंग करना अलग अलग एक्टिविटी को किस तरह से, चाहे हमारी फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज, 3 तरह के रिसोर्स होंगे। फिजिकल मतलब जो भी हमारा सामान है वहाँ पे, फाइनेंशियल मतलब हमारा जितना पैसा लग रहा है, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे लिए वहाँ काम करेंगे। उन तीनों को इस तरह से मिलाना है। स्टेबलाइजिंग मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। अब हर कंपनी में एक रिलेशनशिप होता है कि ये टॉप लेवल के मैनेजर हैं, ये मिडिल लेवल के, ये सब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। फिर आपका लोअर लेवल, और लोअर लेवल में भी नीचे सबऑर्डिनेट कौन है, सुपीरियर कौन है, वो सारा ऑर्गेनाइजिंग में ही काम होता है कि आपको किससे काम मिलेगा, आपको किससे ऑर्डर मिलेगा, आपने जब भी अपना काम करना है, डेली किसको रिपोर्ट करना है, कौन आपको इंस्ट्रक्शन देगा। तो सारा का सारा है, क्या लिखा है, स्टेबलाइजिंग मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन अमंग देम। जितने भी फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। अब हर साल नया गोल बनता है, हर साल नया फंक्शन होगा। जो भी मैनेजमेंट वाले हैं तो हर अपने गोल के अकॉर्डिंग वो नया रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं। ज़्यादा बंदे हैं तो ज़्यादा उनके लेवल्स होंगे, कम है तो कम लेवल्स होंगे। ये था मीनिंग। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस, और इससे पहले भी देखो 1-2 लाइन आपकी बुक में और लिखी होगी कि ऑर्गेनाइजेशन ये भी बताती है कि एक पर्टिकुलर टास्क को कौन करेगा, हु विल परफॉर्म। इसके बाद लिखा है वेयर इट विल बी परफॉर्म, कि कब वो काम होगा, और व्हेन, कहाँ होगा, सॉरी वेयर मतलब कहाँ होगा और व्हेन मतलब कब। ये 3 बात, कौन करेगा, कहाँ होगा और कब करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन वाला सामान बनाई जा रहा है और सेल्स वाला ऑर्डर नहीं ला रहा। तो सबसे पहले प्रोडक्शन वाला सेल्स वाले से पूछेगा कि कितना ऑर्डर आया है, उस हिसाब से मैं सामान बनाऊं।
और एक और लाइन देखो जो इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग डिफाइन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन रिसोर्सेज। इंटर रिलेशनशिप मतलब जो भी उनकी कंपनी है, जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनके क्या रिलेशन है, कौन मेरा सबॉर्डिनेट है, कौन मेरा सीनियर है, मुझे किससे ऑर्डर लेने हैं और किसको ऑर्डर देने हैं, ये भी ऑर्गेनाइजिंग में ही डिफाइन होता है। प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट, जिसे भी हम आगे भी पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। इस पर लिखा होता है आपको किससे काम मिलेगा, कौन आपको काम देगा, आपकी टाइमिंग क्या होगी काम करने की, आपका मोस्ट फील्ड में किस चीज़ का आपका काम है। अब देखो इम्पोर्टेंस में पहला है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेरियस डिपार्टमेंट बना देते हैं, काम को डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपके स्कूल में भी 12th में आप हर टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाती है, अकाउंट्स वाली टीचर अलग है, बीएसटी वाली अलग, इको वाली अलग, काम को बांट दिया। अब जो अकाउंट्स वाले टीचर है वो अकाउंट्स में स्पेशलिस्ट हो गई है, बीएसटी वाले जो भी टीचर या सर हैं वो उस चीज़ में स्पेशलिस्ट हो गए। क्यों हो गए वो स्पेशलिस्ट? स्कूल ने काम को बांट दिया, अब वो एक ही काम को बार बार रिपीटली कर रहे हैं 10 साल 5 साल, तब जाके स्पेशलाइजेशन आती है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग में होता है, हम जो काम बांटते हैं उसमें जो ड्यूटी लगाते हैं किसी पर्सन की, वो उसके एक्सपीरियंस और स्किल्स के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। तो इसकी वजह से स्पेशलाइजेशन आ जाती है। और जो जॉब डिस्क्रिप्शन वाला पॉइंट है वो इसी के अंदर आपकी बुक में लिखा होगा। सेकेंड है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अभी हमने देखा कि यहाँ पे हमें स्टेब्लिश करते हैं मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। सबको पता होता है कि मैंने ऑफिस जाना है तो सबसे पहले मेरे को किसके पास जाना है, कौन मेरे को आज का टास्क बताएगा, क्या मेरा काम है, क्लियरली पता होता है, जिसकी वजह से कोई डुप्लीकेशन नहीं होती, एक काम दो बार नहीं होता, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती कि मैं तो यहाँ सर आ गया था बट मेरे को किसी ने काम नहीं बताया। अब आपको पहले से ही पता है आपको किसके पास जाना है, कौन आपको काम देगा, जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा आपने किसको रिपोर्ट करना है। तो ये एक रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर रहता है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहती। अब घर में हमारे कितने कन्फ्यूज़न रहती है, अगर कोई फंक्शन हो एक ही काम 2 बार हो जाता है, या पता नहीं चलता ये काम तो मेरे भाई को बोला था, ये काम बहन को बोला था, बट जॉब्स में ऐसा नहीं होता। थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये पॉइंट इससे थोड़ा सा रिलेटेड है। कैसे? अब यहाँ पे सबको पता है कि मेरा काम क्या है, मेरे को किस टाइम पे कौन सा काम करना है, कितना सामान लाना है, किसको देना है, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी। और साथ में जो बंदा काम कर रहा है वो स्पेशलिस्ट हो चुका है एक काम में। अब जो स्पेशलिस्ट पर्सन होता है उसे पता होता है कि इस काम को करने में कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितने टाइप के रिसोर्सेज लगेंगे, जिसकी वजह से बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि रिटर्न में सब कुछ आपको पता है कि ये काम कैसे होगा, कितने बजे होगा और कब करना है। फोर्थ पॉइंट में आओ, अडॉप्शन ऑफ चेंज। आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, हमें नहीं पता कैसे चेंज होगा, चाहे वो पॉलिटिकली चेंज हो, टेक्निकली चेंज हो। अब ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या किया, डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट दिया। स्कूल का ही एग्जांपल लो, अगर कल को सिर्फ बीएसटी के सिलेबस में चेंज आता है तो क्या आपके प्रिंसिपल सारे टीचर्स को थोड़ा ना बुलाएंगे 12th की, सिर्फ जो बीएसटी के टीचर हैं उनको बुलाएंगे, जिससे क्या होगा, बाकी टीचर्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चेंज अडॉप्ट करने में बहुत ईजी हो गया एक टीचर के लिए। यहीं अगर प्राइमरी स्कूल का टीचर है जो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, अब किसी भी सब्जेक्ट में चेंज आएगा तो बार बार उसी टीचर को बुलाया जाएगा। मान लो आज मैथ्स में चेंज आ गया तो तब भी उसी टीचर को बुलाया जा रहा है, इंग्लिश में चेंज आया तब भी उसी टीचर को बुलाया जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है, आपको पता है, काम बांट दिया, डुप्लीकेशन वैसे ही नहीं हो रही आपके यहाँ पे, तो एक पर्टिकुलर बंदे को आप बुलाओगे, उसे काम समझा दोगे कि आपके यहाँ पे ये चेंज आया है, तो इजीली वो अडॉप्ट कर लेगा। या ऐसा नहीं होगा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़े। अभी हम ऑर्गेनाइजिंग में अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में ही चेंज करना पड़ता है, तो ईजिली हो जाता है अडॉप्शन करना। अब देखो फिफ्थ पॉइंट आपका, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि सारा काम देखभाल करना, कैसे काम हो रहा है, टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें इफेक्टिवनेस कैसे आ जाती है, वही, अब आपने काम को बांट दिया, डुप्लीकेशन नहीं हो रही, वेस्टेज नहीं हो रही, ठीक है। तो अब कोई भी अगर बड़ा काम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में काम बढ़ गया। अगर मैं आपको बोलूँ एक ही प्रिंसिपल को पूरा स्कूल मैनेज करना है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेन जो काम होता है वो स्कूल के प्रिंसिपल का होता है, अटेंडेंस वगैरह सारा देखना, स्कूल में कैसे काम चल रहा है। लेकिन वो क्या करता है, इसको डेलीगेट कर देता है, आगे काम को बांट देता है, जिसकी वजह से हर टीचर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जो आप कहते हो ना, टीचर हमारे जान खा रहे हैं, ये फॉर्म लाओ वो फॉर्म लाओ, ये अल्टीमेटली काम तो प्रिंसिपल का है, लेकिन प्रिंसिपल ने हर टीचर को काम बांट दिया।
जिसकी वजह से अब काम करना बहुत ईजी हो गया। मेरे को जिस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड मेरे को ये चेक करना है कि बच्चों की फ़ीस आई है या नहीं, तो मैंने एक पर्टिकुलर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रखी होगी, ड्यूटी उसकी होगी, तो उसको बुलाऊंगा और पूछ लूँगा, ईजी हो गया। ऐसे ही मेरे को ये पता करना है कि मेरे जो टूर जाना था स्कूल का वो टाइम से जा रहा है, उसकी प्रिपरेशन हुई है या नहीं हुई, तो मैंने जो भी टीचर की ड्यूटी लगाई होगी उसको बुला लूँगा। अब सोचो मेरे लिए काम करना कितना ईजी हो गया। बट एक ही पर्सन पे अगर ये सारा काम हो जाए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसे समझ नहीं आएगा कैसे मैं काम करूँ, कैसे समझूँ इतने सारे काम को। अब नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब पर्सनल में समझना, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है। एक तो हमारे होते हैं मैनेजर और एक हो गया सबऑर्डिनेट जो भी इसके अंदर काम कर रहा है। अब मैनेजर का डेवलपमेंट कैसे होगा, इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे डेलीगेशन। डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक मैनेजर अपने थोड़े से काम को, जो मेन काम नहीं है, उसको आगे बांट देता है। आगे जो भी सबऑर्डिनेट है उसको पावर दे देता है कि मेरे बिहाफ पे आप ये थोड़ा सा काम करो। तो अब मैनेजर क्या करेगा, अब मैनेजर एक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, वो थोड़ा सा फ्री हो गया काम करने को, तो वो नए नए इनोवेशन कर सकता है, नई नई थिंकिंग कर सकता है। अगर कोई एक स्पेसिफिक वे है, प्रोडक्शन वे है, किसी काम को मेथड है, अब उस मेथड में वो चेंजेस ला सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है। अगर वो डेलीगेशन ना करता, सारा काम मैनेजर के ऊपर ही होता, फिर तो वो फंस जाता। वो अपना काम पूरा पहले करे या डेलीगेशन के हिसाब से नई नई थिंकिंग लाए, उसके बाद टाइम ही नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैनेजर ने काम इसको बांट दिया, अब मैनेजर का डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, उसकी थिंकिंग लेवल तो बढ़ रही है। और जो ये सबऑर्डिनेट है, अब ये किसका काम कर रहा है, मैनेजर का। जो काम मैनेजर लेवल का काम है वो एक सबऑर्डिनेट कर रहा है, तो सबऑर्डिनेट के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, मेरे मैनेजर को मेरे अंदर विश्वास है, तभी मुझे ये काम दिया गया। और फ्यूचर में अगर वो मैनेजर बनेगा तो उसको ये काम पहले से आता है, तो उसके लिए ईजी हो गया, उसकी डेवलपमेंट, उसकी थिंकिंग, उसकी स्किल भी बढ़ेगी, वो अपने आप को खुद ग्रोथ करेगा। तो ये था 6 पॉइंट। अब लास्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, सबसे ईजी, सबसे छोटा पॉइंट। अब देखो क्या हो रहा है, आपने ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बांट दिए। एक डिपार्टमेंट अलग, मान लो अलग अलग प्रोडक्ट थे, एक अलग प्रोडक्ट, दूसरा अलग प्रोडक्ट, तीसरा अलग प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट बना दिया। अब आपका पहला प्रोडक्ट बहुत अच्छे से चल रहा है, दूसरा बहुत अच्छे से चल रहा है, तीसरा नहीं चल रहा, तो आप तीसरे को बंद करके नया प्रोडक्ट बना लोगे। और हर डिपार्टमेंट में आपके नए पर्सन हैं, नए मतलब बहुत सारे लोग ए डिपार्टमेंट में भी है, बी डिपार्टमेंट में भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सी डिपार्टमेंट में भी अलग अलग एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। तो किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी ग्रोथ कैसे देखी जाती है, अगर उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं या फिर उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, वो नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अब हर बंदा अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है। मान लो मैं हूँ, मेरे को एक प्रोडक्ट दिया गया, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, बी वाला पर्सन अपने प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा है, तो क्या होगा, एक प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी ग्रोथ होगी, अपना अपना काम होगा, तो बहुत अच्छे से काम होगा, जिसकी वजह से ग्रोथ होगी। और पहली बात हमने पढ़ा था कि स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट लोग काम करेंगे, तो ऑफकोर्स आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी ही होगी। ये थे हमारे इंपॉर्टेंस और मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस। छोटा सा प्रोसेस है और बहुत इजी। अगर आपको मीनिंग समझ आ गया ना, तो प्रोसेस देखना आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत जल्दी समझ आ रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, सबसे ईजी। अगर मैं किसी प्रोसेस की बात करूँ ना फंक्शन की, तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस जो है वो सबसे ईजी है। 4 ही स्टेप्स हैं बट इंपॉर्टेंट है। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यही हमने, अब आप बात देखोगे जो मीनिंग था उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना कि काम है क्या, किस तरह का काम का मेरे को वहाँ पे जाके करना है। उसके बाद काम को डिवीज़न में बांट देना, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देना, अलग अलग डिवाइड कर देना, जिसकी वजह से ही हम ड्यूटीज़ को फिर लगाते हैं और स्पेशलाइजेशन अलग अलग कामों में आ जाती है। फर्स्ट स्टेप बहुत छोटा सा है। नेक्स्ट स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, हमने काम को जो हम बांटते हैं ना, वो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। अब डिपार्टमेंट भी 3 बेसिस पे बनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन मतलब एक सेल्स डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये अलग अलग फंक्शन है। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसके अकॉर्डिंग हमने एक तो बांट दिया। दूसरा होता है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। मेरी कंपनी ऐसी है, मान लो सैमसंग है, एलजी है, जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो मैंने अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग की मोबाइल वाली एक हो गया डिपार्टमेंट, एक हो गया रेफ्रिजरेटर वाला, एक हो गया टीवी वाला, एक हो गया वॉशिंग मशीन वाला।
तो मैंने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अब डिपार्टमेंट को बांट दिया कि यहाँ पे सारा मोबाइल का काम होगा, यहाँ पे सारा रेफ्रिजरेटर का काम होगा, आगे टीवी का, एसी का, वॉशिंग मशीन का। तो अब इसमें प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांटा है। इसके बाद टेरिटरी के मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग कि इंडिया में इतना बड़ा इंडिया है, यहाँ पे पूरा जो काम होगा दिल्ली से रिलेटेड, दिल्ली की जितनी सेल्स प्रोडक्शन है वो ये एक डिपार्टमेंट देखेगा। एक मैंने पंजाब का बांट दिया, एक मैंने एमपी का बांट दिया, एक यूपी का बांट दिया, एक हरियाणा का बांट दिया। ऐसे भी बांट सकते हैं, या मोस्टली कंपनीज क्या करती है पूरा नॉर्थ इंडिया एक में कर दिया, साउथ इंडिया एक में कर दिया, वेस्ट इंडिया एक में कर दिया। तो लोकेशन वाइज फिर देखा जाता है कि कौन से एरिया में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इसके बाद अब आपने डिपार्टमेंट बना लिया, उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, असाइन करना है ड्यूटीज़ को। अगर मान लो आपने डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से बनाया, आपका ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छा है, लेकिन आपने जो ड्यूटीज़ असाइन करी है ना वो गलत करी है। कैसे? जो पर्सन सेल्स में काम कर रहा था 10 साल से, उसको आपने डाल दिया प्रोडक्शन में। तो आप जितने मर्जी अच्छी पॉलिसी बना ले टॉप लेवल वाला, कभी भी आपकी जो कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो नहीं करेगी। राइट पर्सन राइट जगह में होना चाहिए। ये अगला जो हम फंक्शन पढ़ेंगे मैनेजमेंट का, वो स्पेसिफिकली इसके ऊपर ही काम करता है, स्टाफिंग वाला। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में कैसे आपको ड्यूटीज़ असाइन करनी होती है, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि जो भी आप पर्सन है वो उसको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उसकी स्किल्स क्या है, वो कॉम्पिटेंस है या नहीं, क्या वो बड़ा काम कर सकता है या नहीं कर सकता, या उसको छोटा एरिया देना है, उसके अंदर स्किल्स है या नहीं, स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं। मान लो आपने किसी पर्सन को इंटरनेशनल मैटर दे दिए, इंटरनेशनल सेल्स दे दी, उसको इंग्लिश ही नहीं आती, वो जब भी सामने वाली पार्टी इंग्लिश में बात करती है वो कॉन्फिडेंस उसका लो हो जाता है, फिर वो बात ही नहीं कर पाएगा। तो एक्सपीरियंस और स्किल्स के अकॉर्डिंग काम को बांटा जाता है। अब सिर्फ काम को ड्यूटीज़ को देना ही ख़त्म नहीं हो जाता। आपने किसी पर्सन को बता दिया कि आपने आना है और सुबह आके सेल्स पे निकल जाना है, लेकिन इस पर्सन को ऑर्डर कहाँ से मिलेगा कि आज का, इस महीने का या इस साल का हमारा एम क्या है कि 10% सेल इंक्रीज़ करनी है, 20% सेल इंक्रीज़ करनी है। मान लो इसने कर भी दी या कम करा, 8% किया, तो ये किसको रिपोर्ट करेगा कि भाई क्यों, अगर सेल्स कम हुई है तो क्यों कम हुई है, अगर बढ़ी है तो किस रीज़न से बढ़ी है। तो स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप बनाना कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किसको किससे ऑर्डर मिलेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा। अगर मेरे को छुट्टी चाहिए किसके पास जाऊँ, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरी सेल्स किसी वजह से नहीं बढ़ पा रही, मेरे कॉम्पिटिटर कुछ कर रहे हैं, तो मैं किसको जाके रिपोर्ट करूं, अपनी प्रॉब्लम्स किसको बताऊं। तो इसलिए फोर्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था आपका छोटा सा प्रोसेस। याद रखना बीएसटी की जो एमसीक्यू हैं वो बहुत घूम के आते हैं, तो एक एक लाइन आपने अच्छे से पढ़नी है। कैसे पढ़ो? बुक उठाई, बुक में मीनिंग पढ़ा, साथ में वीडियो देखी, या पहले वीडियो देख लो फिर बुक में देखो, मार्क कर लो। और जो भी आपके पास बुक है, कोई भी, चाहे पूनम गांधी हो, कोई भी राइटर हो, सुभाष दे हो, जीएस हो, एनसीईआरटी हो, अगर आपको कोई लाइन ऐसी दिख रही है जो वीडियो से अलग है या कोई ऐसा पॉइंट जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो ताकि मैं उसको भी आपको क्लियर कर सकूं और कोई डाउट आ रहा हो उसे पूरा कर सकूं। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। और आगे हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में आते ही आते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।